हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैप। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से है, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंकिंग के टॉपिक के अंदर एनपीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऊपर से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनपीएस का सीधा सा मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, कि बैंक के टर्म्स में इसको बैंक के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है। नाउ एनपीएस के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली बैंक और बैंक का जो एसेट होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक जो है वो जब किसी को लोन देता है तो उसके पीछे का उसका मेन एम ये होता है कि उस लोन के ऊपर उस बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये इस बैंक की इनकम होती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये जो लोन होता है ये बैंक के लिए एक एसेट की तरह काम करता है। ठीक है, एक संपत्ति की तरह काम करता है, बिकॉज ये संपत्ति जब वो किसी और को देता है तो इस पर्टिकुलर संपत्ति के बदले में वो उसको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है यही एक्चुअली बैंक की असली कमाई है। ठीक है, अब देखिए, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर बैंक है, उसके दो सिनेरियोज चेक करते हैं। उसने दो लोगों को लोन दिया, L1 L2। जो L1 को जो उसने लोन दिया उसको टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो L1 पर्सन है, मतलब L1 जो लोन लिया है जिसने भी, वो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो लोन है ये बैंक के लिए एक एसेट की तरह काम कर रहा है, एक संपत्ति की तरह काम कर रहा है, और बैंक के लिए एडिशनल इनकम जनरेट कर रहा है। लेट्स से L2 जो है, जिसने भी ये लोन लिया है, वो टाइम से उसको पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। तो बैंक को जो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। सिंपल वर्ड्स में, ये जो लोन है, ये जो पैसा है, ये पर्टिकुलर पैसा इस बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है ये जो है ये एसेट नहीं है, ये बैंक के लिए एसेट नहीं हुआ, राइट? या फिर ये एसेट जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये जो सेकंड कैटेगरी है इसी को यहाँ पर एनपीए बोला जाता है। मतलब कि ऐसे एसेट्स, ऐसा पैसा जो कि एक्चुअली बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं ला पा रहा है, उसे कहते हैं एनपीएस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हमारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे डिफाइन किया है। उसने बोला है कि जब भी एक पर्टिकुलर बैंक का जो एसेट होता है, यानी कि जो पैसा है, यानी कि जो लोन है, वो अगर परफॉर्म करना बंद कर दे, मतलब कि उसके लिए बेसिकली इनकम जनरेट करना बंद कर दे, तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ एनपीए बन चुकी है, यानी कि अब वो प्रॉपरली एक एसेट की तरह काम नहीं कर रही है। ठीक है, एनपीए क्या होता है? एनपीए बेसिकली कोई भी लोन या कोई भी जो एडवांसेस जो लिए जाते हैं, जिसके लिए एक इंटरेस्ट पेमेंट पे करना होता है जिसने भी लोन लिया है उसको, राइट? लेकिन अगर वो टाइम से इंटरेस्ट रेट पे ना करे और वो ओवर ड्यू रह जाए, मतलब कि वो बकाया रह जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो माना जाता है कि वो पैसा जो है वो एनपीए बन चुका है, वो पर्टिकुलर जो लोन था वो एक एनपीए बन चुका है। तो इंडिया के डिफरेंट लॉज के अनुसार अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने, लेट्स से कोई एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने कुछ लोन लिया है, अगर वो लोन को 90 डेज तक नहीं चुकाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है। 90 डेज का मतलब क्या है? 3 मंथ्स, मतलब 3 महीनों तक अगर वो उस पर्टिकुलर लोन के ऊपर का इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर लोन को एनपीए के अंदर डाल दिया जाता है। नॉन मतलब ये बोला जाता है कि वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, वो एक एसेट की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर वो 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज तक आपको इनकम जनरेट करके ना दे, तो इसका मतलब है वो एनपीए बन चुका है। ये तो हमने देखा किसी बिजनेसमैन के लिए। बट लेट्स से कोई फार्मर है जिसने एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया था। अब अगर वो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस ना करे कम से कम 2 साइमल्टेनियस क्रॉपिंग सीजन्स के लिए, मतलब लेट्स से एक खरीफ सीज़न है और एक राबी सीज़न है। अगर उसने खरीफ सीज़न जिस टाइम उसने कोई फसल बोई, बट किसी कारणवश अगर उसको पैसे नहीं मिले और वो अपने लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं पे कर पाया, ठीक है, बट अगर वो अगले ही सीज़न में पे कर देगा तो वो एनपीए नहीं बनेगा। बट अगर लगातार 2 सीज़न तक, मतलब 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर वो अपने लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो पे ना कर पाए, तो मान लिया जाता है कि वो भी एक एनपीए बन चुका है। सो सिंपल केसेस में, नॉर्मल केसेस में 90 डेज होता है, और जो एग्रीकल्चरल है उसमें डेज फिक्स नहीं होती है, बट 2 क्रॉपिंग सीजन फिक्स होती है कि 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर वो इंटरेस्ट रेट पे ना करे तो मान लिया जाता है कि वो एनपीए बन चुका है। ठीक है, अब देखिए, आरबीआई के अनुसार बैंक्स को ये बोला गया है कि जब भी आपके पास एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो आपको बेसिकली एनपीएस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना होता है। पहले को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स को यहाँ पर लोन समझिए। ठीक है, मतलब जो लोन दिया गया है। तो सब स्टैंडर्ड लोन्स मतलब ऐसे लोन्स जो बेसिकली आपके लिए इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं पिछले 1 साल से, मतलब 1 साल या फिर उससे कम। लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर लोन जो आपने अराउंड 1 साल पहले दिया था,
उसका आप इंटरेस्ट रेट का आप वेट कर रहे थे, बट 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी इंटरेस्ट रेट वापस नहीं आया है, तो उसे आप सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। मतलब कि कोई भी पैसा या कोई भी लोन जो आपने दिया है और वो एक एनपीए बन चुका है, मतलब 3 महीने तक उसका पेमेंट नहीं आया है, उसका इंटरेस्ट रेट नहीं आया है, और अगले 1 साल से कम पीरियड यानी कि 11 महीने, 10 महीने, इतने टाइम में भी अगर उसका इंटरेस्ट रेट वापस ना आए तो हम मान लेते हैं कि वो एक सब स्टैंडर्ड एसेट बन चुका है। सेकेंड नंबर पे बोलते हैं डाउटफुल एसेट। अब देखिए, डाउटफुल एसेट एक पर्टिकुलर लोन को तब बोला जाता है अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाए, मतलब 12 मंथ से भी ज़्यादा हो जाए, बट अभी भी उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट ना आए। मतलब कि देखिए, अगर 1 साल से कम हुआ है उसका इंटरेस्ट आए हुए तो उसे सब स्टैंडर्ड कहा जाता है। बट अगर वही चीज़ 1 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी भी इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा है तो माना जाता है कि अब वो डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में जा चुका है। और तीसरा, लेट्स से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं, और अब बैंक ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि ये पर्टिकुलर पैसा वापस आएगा, तो माना जाता है कि ये एक लॉस एसेट है। मतलब कि इससे पूरी तरीके से नुकसान हो गया उस बैंक को। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कीजिए। सब स्टैंडर्ड का मतलब है 1 साल या उससे कम। ठीक है, दूसरा है डाउटफुल एसेट, इसका मतलब है 1 साल या फिर उससे ज़्यादा। तीसरा है लॉस एसेट, जिसकी उम्मीद ही छोड़ चुका है बैंक जो है पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुका है, उसको लग रहा है कि अब ये पर्टिकुलर पैसा वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ पर एनपी के बारे में समझ के मेन चीज़। नो, एनपी से रिलेटेड यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, ग्रॉस एनपी और नेट एनपी। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में डिफरेंस क्या होता है उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एक प्रोविज़न क्या होता है, प्रोविजनल अमाउंट का मतलब क्या होता है। देखिए, लेट्स से एक पर्टिकुलर बैंक है जो सब मिला करके 100 रुपीज़ का लोन दे रहा है किसी को। ठीक है, मतलब मान लो मल्टीपल लोगों को, किसी को 20 रुपये दिए, किसी को 10 रुपये दिए, किसी को 30 रुपये दिए, और इस तरीके से सब मिलाकर उसने 100 रुपये का लोन दिया। ठीक है, बैंक था जिसने 100 रुपये का लोन दिया। अब देखिए, जब वो 100 रुपये का लोन देता है ना, तो बैंक को ये पता है कि इस लोन में से डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट मतलब हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसा वापस ना आए। तो बैंक जो है इनमें से कुछ चीज़ें अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है, मतलब कि कुछ पैसा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा रेडी रहता है कि लेट्स से अगर मैंने 100 रुपये का लोन दिया है और इसमें से मान लेते हैं कि 20 रुपये अगर वापस ना भी आए ना तो भी मैं सह लूँगा। मतलब लॉस सहने की हिम्मत कितनी है इस बैंक की? 20 रुपये की। मतलब 100 रुपये का लोन दिया है, बट लेट्स से किसी कारणवश अगर इसमें से 20 रुपये ना भी आए तो भी बैंक को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट होता है ना, जो बैंक साइड में रखता है, मतलब जितना उसकी लॉस सहने की कैपेसिटी होती है, इसी को बोलते हैं प्रोविजनल अमाउंट। प्रोविजनल अमाउंट, सिंपल वर्ड्स में, प्रोविजनल अमाउंट ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसे पैसे होते हैं जो कि बैंक साइड में रखता है, जो कि पोटेंशियल लॉसेस को कवर करेगा फ्यूचर में। किसी भी तरीके का अगर कोई लॉस होगा फ्यूचर में तो उसको कवर करने के लिए जो पैसा साइड में रखा जाता है उसे ही कहा जाता है प्रोविजनल अमाउंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए प्रोविजनल अमाउंट का मेन मतलब क्या है। अब समझते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस क्या है। ग्रॉस एनपीए सीधा सा मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनपीए कितना है। मतलब अभी तक जितने भी बैंक्स हैं, अगर सारे ही बैंक्स में ऐसे पैसों को हम देखें जिसमें कम से कम 3 मंथ से कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है, तो उन सारे टोटल अमाउंट को बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। बट अगर इस ग्रॉस एनपीए में से हम प्रोविजनल अमाउंट हटा दें, प्रोविजनल अमाउंट मतलब टोटल कितना हमारे पास पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। एनपीए का मतलब यही है कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ पैसा हमारे पास वापस नहीं आया है, जो इंटरेस्ट रेट आना चाहिए था वो नहीं आया है, माइनस कितना लॉस हम सह सकते हैं। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा अमाउंट आता है जितना लॉस एक्चुअली हुआ है और जितना लॉस हम नहीं सह सकते, उसे कहा जाता है नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए में सिंपल वर्ड्स में टोटल अमाउंट ऑफ एनपीए कितना है उसे ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। और नेट एनपीए में बोलते हैं कि टोटल जो ग्रॉस एनपीए है उसमें से प्रोविजनल अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है। मतलब एक बैंक जितना लॉस सह सकता है उसको हटा दिया जाता है और जो एक्स्ट्रा लॉसेस है उन सबको यहाँ पर नेट एनपीए में लाया जाता है। ठीक है, आई होप ग्रॉस और नेट एनपीए में आप डिफरेंस समझ गए। नाउ, इंडिया में एनपीए से डील करने के लिए 3 मेन लॉज बनाए गए हैं। पहले का नाम है आरडीबी एक्ट। आरडीबी का मतलब होता है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, कि 1993 में आया था। और इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू 2 डिफरेंट बॉडीज़ बनाई गई थी। पहले का नाम था डीआरटी। डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। मतलब सिंपल बोला गया कि अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है तो उस लोन को वापस लाने के लिए, यानी कि उस डेट को, यानी कि उधारी को रिकवर करने के लिए एक ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ठीक है, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन ने XYZ बैंक से लोन लिया है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन XYZ को लेट्स से 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मान लेते हैं 6 महीने हो गए, और अभी तक लोन वापस कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो XYZ बैंक है ना, ये इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पर डीआरटी के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकता है। और डीआरटी जो है पूरी कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर पैसों को निकलवाने की। ठीक है,
और लेट्स से कि डीआरटी जो ट्राइब्यूनल्स है उसने कोई एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया, बट किसी को अगर इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट में अपील करना है तो उसके लिए एक न्यू बॉडी बनाई गई है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अपील करने की ट्रिब्यूनल है, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी फैसला सही नहीं होता है तो वो अपील करके यहाँ पे जा सकता है। तो जो आरडीबी एक्ट 1993 था उसके अंदर बेसिकली दो डिफरेंट बॉडीज़ बनाई गई थी, डीआरटी ट्राइब्यूनल्स और डीआरएटी ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को बनाया गया था और मेन एम ये था कि किसी तरीके से जो पैसा बैंक ने एज अ लोन दिया है, जिसको एसेट की तरह वो देखना चाहती है, वो पैसा किसी तरीके से रिकवर हो जाए। ठीक है। सेकंड जो थी 2002 में एक और एक्ट आया था, सरफेसी एक्ट बोलते हैं इसको। सरफेसी एक्ट जो है उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट एक्ट। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें सिंपल बोलते हैं कि लेट्स से जो बैंक XYZ बैंक था, ठीक है, जब उसको पता चल गया कि जो पर्सन 1 है वो अपना लोन वापस नहीं करेगा और ना ही वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो देखिए जब भी किसी पर्सन को लोन लेना होता है ना तो उसके बदले में उसको कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। कोलेटरल मतलब कुछ उसको गिरवी रखना पड़ता है। लेट्स से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपने घर के पेपर्स गिरवी रखे हुए हैं, किसी पर्सन ने अपना सोना चांदी गिरवी रखा है, राइट। तो ये जो XYZ बैंक है क्या करता है, वो उस कोलेटरल्स पे जाता है और इस कोलेटरल्स को बेच देता है। उसको बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है और उस पर्टिकुलर पैसे से अपनी जो लॉस है उस लॉस को कम करने की कोशिश करता है। तो सरफेसी एक्ट के अंदर ये अलाउ किया गया है कि जो कोई भी बैंक है, राइट, वो डायरेक्टली बिना कोर्ट के परमिशन के, कोर्ट से परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि आपने किसी को लोन दिया है और वो पर्टिकुलर लोन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वापस नहीं आया है, तो आप डायरेक्टली एक्शन ले सकते हो। आप जा करके उसके जो भी सिक्योर्ड एसेट्स हैं उनको सेल कर सकते हो या फिर उनको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, ये बोला गया है सरफेसी एक्ट के अंदर। तीसरा 2016 के अंदर एक IBC एक्ट आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, ये बेसिकली बोलता है कि जो कॉर्पोरेट लेवल की इंसॉल्वेंसी होती है, यानी कि जो दिवालियापन होता है, उसको किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के अंदर बेसिकली NPA का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। आपको यहाँ पर बेसिकली मेन एक्ट की नेम याद होनी चाहिए और उसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा NPAs में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। पहला वर्ड है राइट ऑफ्स। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। राइट ऑफ का सीधा सा मतलब होता है, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर NPA था, एक पर्टिकुलर लोन था जिस पर टाइम से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रहा था। नाउ अगर हम ये मान ले कि इस पर्टिकुलर NPA से पैसा वापस नहीं आएगा, राइट, और हम इसे एक लॉस एसेट की तरह कंसिडर कर लें कि अब इसमें से पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो बैंक क्या करती है, अपना लॉस एसेट मान लेती है, बट उसके बाद क्या करती है, वो बैंक के खाते से उस पर्टिकुलर NPA को दिखाना बंद कर देती है। मतलब उस पर्टिकुलर एंट्री को बैंक के खाते से निकाल देती है सो दैट बहुत ज़्यादा लॉस शो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैंक के खाते से, मतलब बैंक का जो बुक है उस पर्टिकुलर बुक से अगर हम उस लोन या एसेट का जो एंट्री था उसको ही हटा दें, रिमूव कर दें, तो उसे कहा जाता है राइट ऑफ करना। मतलब कि उस पर्टिकुलर लोन को बैंक ने हटा दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, जहाँ पर बैंक भी समझ गया कि इस पर्टिकुलर डेट को अब रिकवर करना बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ से लोन का पैसा वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ समझिए, भले ही बैंक ने उसे अपने बुक से हटा दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, और जिसने लोन लिया है उसकी भी अभी जिम्मेदारी बनती है। उस ऐसा नहीं कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर बैंक ने अपने बुक से हटा दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर्सन की जिम्मेदारी खत्म हो गई पैसा वापस करने की। उस पर्सन की ऑब्लिगेशन अभी भी है, उस पर्सन की जिम्मेदारी अभी भी है, और बैंक अभी भी होप कर रहा है कि काश वो पर्टिकुलर पैसा वापस आ जाए। ठीक है, बट कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बैंक ने अपने जो बेसिकली जो किताबें थी जिसके अंदर वो प्रॉपर एंट्रीज रखा करते थे, उन कॉपी किताबों से उस पर्टिकुलर एंट्री को हटा दिया। इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। ठीक है, दूसरा वर्ड है अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है, देखिए लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ लोन लिया था और वो 3 महीनों तक उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाया। तो 3 महीने तक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो NPA में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश 3 महीने तक वो पेमेंट नहीं कर पाया था, लेकिन 4th मंथ उसने आते ही सारा का सारा इंटरेस्ट रेट दे दिया वापस। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट उसने कर दिया। सो एक पर्टिकुलर लोन जो कि ऑलरेडी NPA की कैटेगरी में जा चुका था, वो वापस फिर से स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। सो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब जो कि NPA जिसको हम बोल चुके थे उसने फिर से अपना पैसा वापस कर दिया है। तो इसे कहते हैं अपग्रेड हो जाना। मतलब कि किसी पर्टिकुलर लोन का जो कि ऑलरेडी NPA बन चुका था फिर से एक बार स्टैंडर्ड एसेट में आ जाए, उसे कहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो एसेट था वो अपग्रेड हो गया। थर्ड वर्ड है रिकवरी। अब देखिए,
मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर एनपीए है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक वापस नहीं आ रहा है। तो किसी भी एक्शन से, मतलब गवर्नमेंट या फिर बैंक के किसी भी एक्शन से, किसी भी तरीके से अगर बैंक को पर्टिकुलर पैसा वापस निकाल ले, जैसे कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो खुद से ही पैसे सामने से लाके बैंक को वापस कर देता है, या फिर जो भी उसने सामान गिरवी रखे थे, कोलेट्रल्स दिए थे, उस कोलेट्रल को बेच करके उसका पैसा निकाल लेता है, राइट। या फिर जो रिकवरी मैकेनिज्म्स है इसके थ्रू किसी भी तरीके से वो पर्टिकुलर पैसा निकाल लेता है बैंक, तो उस चीज़ को बोला जाता है कि बैंक ने अपना पैसा रिकवर कर लिया है, यानी कि रिकवरी हो गई है पैसों की। ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक अपने बुक से उस पर्टिकुलर लोन को हटा ही देता है, लेकिन उम्मीद रखता है, और साथ ही साथ जिसने लोन लिया है उसकी जिम्मेदारी भी अभी खत्म नहीं होती है पैसे को वापस करने की। दूसरा, अपग्रेड का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर अगर लोन का अमाउंट जिसको एनपीए बोला गया था फिर से एक बार टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट देना वापस कर दे तो कहते हैं कि उसने अपग्रेड हो गया है। थर्ड चीज़ रिकवरी। रिकवरी का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट है, ठीक है, और लेट्स से कि वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा था, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर किसी भी तरीके से बैंक अगर वो पैसा निकलवा ले तो माना जाता है कि वो उसने रिकवरी किया है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ एनपीएस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो एंड आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।